हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। सारे के सारे तो आपके मैराथन हो चुके हैं। यही सीडीपी वाला बचा था। इसमें 100 क्वेश्चंस करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो बाकी के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। मतलब कि टोटल जो 200 क्वेश्चंस है वो सारे के सारे ही प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज। प्रेरकों को किस चीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम, लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड, जन्मजात और अर्जित, मोटिव्स एंड इंसेंटिव्स, प्रेरक और प्रोत्साहन। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो मोटिव्स होते हैं वो इनबॉर्न और एक्वायर्ड दो तरीके के होते हैं। इनबॉर्न का मतलब होता है जो जन्मजात ऐसे प्रेरक जो कि जन्मजात होते हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना। और एक्वायर्ड मतलब जिनको समाज के थ्रू अर्जित किया जाता है, समाज में देखते देखते कि हाँ मुझे भी सम्मान चाहिए, मुझे भी स्टेटस चाहिए। ये सब चीजें आपकी एक्वायर्ड मोटिव्स में आती हैं। तो जो चीजें समाज से अर्जित की जाती हैं, जो प्रेरक समाज से आते हैं हमारे अंदर, वो एक्वायर्ड होते हैं, और जो जन्म से ही होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी। अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो की सारे के सारे। तो आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीनों प्रकार का होता है। पॉजिटिव भी होता है, सकारात्मक भी होता है, नेगेटिव नकारात्मक भी होता है, जीरो शून्य भी होता है। मतलब कि ये सारे के सारे ही जो है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रकार में कंसीडर किए जाएंगे। पॉजिटिव तब होगा जब आपने कोई चीज याद की। यहाँ पर कोई चीज आपने, कोई फर्स्ट लर्निंग हुई, इस फर्स्ट लर्निंग में दूसरी लर्निंग अगर मदद कर रही है तो पॉजिटिव। अगर आपने कोई एक चीज याद की या फिर सीखी, और एक चीज के सीखने पर अगर दूसरी चीज रुकावट, दूसरी चीज सीखने जा रहे हैं तो पहली चीज रुकावट बने तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और अगर एक चीज हमने सीखी, उसमें दूसरी चीज के सीखने में ना ही किसी तरीके की हेल्प मिल रही है, ना ही किसी तरीके का रुकावट हो रही है, तो इसको जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। तो आपके ये तीनों ही हैं जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल एम्फसाइज्ड ऑन लर्निंग बाय इनसाइट। निम्नलिखित में से किस स्कूल ने अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम पर जोर दिया है? तो इनसाइट या सूझ का सिद्धांत ये किसने दिया हुआ है? साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, कनेक्शनिज्म संबंधवाद, जेस्टाल्ट थ्योरी, जेस्टाल्ट सिद्धांत। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात करें, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें, तो ये आपका फ्रायड ने दिया था, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। बिहेवियरिज्म का सिद्धांत ये स्किनर और पावलव के द्वारा दिया गया था। स्किनर ने जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, और पावलव जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। तो ये दोनों के दोनों व्यवहारवाद में आते हैं। और जो थॉर्नडाइक है वो कनेक्शनिज्म में आते हैं। जेस्टाल्ट थ्योरी में कोहलर, कोफका, वर्देमर ये तीनों ही आते हैं। पर यहाँ पे स्पेशली इनसाइट लर्निंग की बात की है तो वो दी तो कोहलर ने दी थी, लेकिन वो जेस्टाल्ट वादी थे, इस वजह से जेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर इनको कंसिडर किया जाएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Which psychologist used nonsense syllables as a material of learning? किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की विषय वस्तु के रूप में निरर्थक शब्दांश का प्रयोग किया था? विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, एबिंगास ने कि बार्टलेट ने? तो जो नॉनसेंस सिलेबल्स है इनका मतलब क्या होता है कि तीन कैपिटल लेटर से मिला करके जिसमें सेंटर में जो है वो वोवेल्स रखा था, और साइड साइड में कॉन्सोनेंट्स रखे थे। इस तरीके से के फॉर्म में इन्होंने कई सारे नॉनसेंस सिलेबल्स तैयार किए थे, कम से कम 10-15। और उसके बाद क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं निकलता था, और इनको जो एक्सपेरिमेंट करना था वो फॉरगेटिंग के ऊपर करना था, कि कोई भी चीज अगर याद की जाती है तो कितनी देर में भूला जाता है। तो इसके लिए अगर कोई पुरानी चीज या कोई ऐसी चीज पढ़ते और उसका किसी पास्ट लर्निंग से रिलेशन होता, तो ये होता कि हाँ पहले सीखी गई चीज के कुछ ट्रेसेस थे, जिन ट्रेसेस की वजह से ये जो नई चीज है उसको याद करने में कम टाइम लगा हो। इस वजह से इन्होंने कुछ ऐसे सिलेबल्स लिए जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता था, और उनको याद करके देखा कि उसको याद करने में कितना टाइम लगा और उसके बाद उसको भूलने में कितना टाइम लगा। तो ये आपका नॉनसेंस सिलेबल्स कहलाता है, कि ऐसे सिलेबल्स जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उनको याद करके उन्होंने देखा कि कितनी देर में उसको भूलते हैं। तो एबिंगास के द्वारा ये फॉरगेटिंग कर्व इनके द्वारा दिया गया था, कि कोई भी चीज याद की जाती है तो उसको भूलने की संभावना कैसे होती है।
तो इन्होंने कर्व के थ्रू समझाया था इस चीज को, तो ये आपका एबिंगास के द्वारा दिया गया है। कहीं भी नॉनसेंस सिलेबल्स की बात आए, फॉरगेटिंग कर्व की बात आए, तो समझ लीजिएगा एबिंगास की बात है। सेविंग मेथड की बात आए तो समझ लीजिएगा एबिंगास की बात हो रही है। लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाई, अधिगम के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? पावलव, स्किनर, थॉर्नडाइक की, कोहलर के द्वारा। तो पावलव ने क्या दिया था? इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को आरएस थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी था और इनका रिस्पॉन्स के बेसिस पर हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, स्टिमुलस क्रिएट करते हैं और बच्चे के व्यवहार को पुनर्बलित करते हैं। तो ये आरएस थ्योरी है। और थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। इनके थ्योरी को एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, एसआर बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि इन्होंने कनेक्शन की बात की थी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों में कितना संबंध होता है। तो थॉर्नडाइक के द्वारा ही लॉज ऑफ लर्निंग दिए गए थे, जिसमें इन्होंने प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज दिए थे। प्राइमरी लॉज 3 थे, सेकेंडरी लॉज 5 है, टोटल 8 लॉज जो हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोलर ने कौन सा दिया है? इन्होंने इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत दिया है, सूझ का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज, अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, अनुभव या अभ्यास का परिणाम है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये सारे के सारे ही हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अधिगम तब भी बोला जाता है जब व्यवहार में किसी भी तरीके का सकारात्मक परिवर्तन होता है, या फिर आपके अभ्यास और आपके अनुभव के परिणाम स्वरूप जो निकल करके आता है उसको अधिगम कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन ही होती है। और रिलेटिवली पहले के कंपैरिजन में आपके अब के व्यवहार में जो परमानेंट चेंज आया है वो भी अधिगम ही कहा जाता है। तो ये सारे के सारे ही हैं जो अधिगम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? परिपक्वता बोलते हैं, उत्सुकता बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं कि मोबिलिटी, गतिशीलता बोलते हैं? आनुवंशिकता, उत्सुकता या परिपक्वता क्या बोला जाता है? तो मैचुरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो फिजिकल ग्रोथ होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, वो मैचुरेशन से संबंधित होती है। और जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बाकी संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट से, मतलब कि वातावरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ जो शारीरिक विकास है वो मैचुरेशन तक से संबंधित होती है। क्यों? क्योंकि एक टाइम आने पर आपकी फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, और परिपक्वता फिजिकल ग्रोथ को ही कहा जाता है, क्योंकि प्यूबर्टी ही आपकी मैचुरेशन है। प्यूबर्टी, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होती है, ये होने के बाद, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होने के बाद, प्यूबर्टी आने के बाद, जब जो भी क्या नाम है ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद जो शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है। तो ये आपका परिपक्वता से संबंधित होता है, फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट। थिंकिंग इज अ mental activity in its cognitive aspect. This statement is given by, चिंतन अपने संज्ञानात्मक पहलू में एक मानसिक गतिविधि है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? डीवी ने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है, क्रूज ने दिया है कि रॉस ने दिया है? तो ये स्टेटमेंट रॉस के द्वारा दिया गया है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो कि सही है? ऑल द चिल्ड्रन आर होमोजीनियस, सारे के सारे बच्चे सेम होते हैं, सजातीय होते हैं। सम चिल्ड्रन आर होमोजीनियस, कुछ बच्चे होते हैं जो कि सजातीय मतलब एक जैसे होते हैं। सम चिल्ड्रन आर यूनिक, कुछ बच्चे होते हैं जो कि अद्वितीय होते हैं। तो आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अलग होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब है हर एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है, मतलब हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? गुड टीचर, चाइल्ड, टीचिंग प्रोसेस या फिर स्कूल, अच्छा शिक्षक, बच्चा, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय? तो जो सेंट्रल फोकस है चाइल्ड साइकोलॉजी में वो बच्चे के ऊपर होता है। आप जो मेथड्स यूज कर रहे हो पढ़ाने के लिए वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आप क्या नाम है
बच्चों को ट्रीट करने के लिए या फिर बच्चों को बिहेव करने के लिए जो तरीका अपना रहे हो वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के बेसिस पर होना चाहिए कि उस चीज से बच्चे का मानसिक विकास होगा कि नहीं होगा। बच्चे के इमोशंस के बेसिस पर बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे के आधार पर ही सारी की सारी चीजों को करने की बात करता है। गुड मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? रैपिड रिकॉल, तीव्र स्मरण, रैपिड रिकॉग्निशन, तीव्र पहचान, गुड रिटेंशन, अच्छा अवधारण, या फिर सारे के सारे। तो ये सारी ही चीजें जो है वो अच्छी स्मृति की विशेषता होती है। अगर आप कोई चीज बहुत जल्दी याद कर लेते हो, कोई चीज बहुत जल्दी पहचान लेते हो, कोई चीज आपने याद की है वो ज्यादा समय तक आपके मस्तिष्क में अगर ठहर जाती है तो गुड रिटेंशन इसको बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ इमोशन इज, भावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अग्रेशन एंड फियर, अफेक्शन एंड लव। तो ये जो अग्रेशन एंड फियर है ये आपका नेगेटिव इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अफेक्शन एंड लव स्नेह और प्यार है, ये पॉजिटिव इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और इमोशन में दोनों ही चीजें आती हैं। पॉजिटिव इमोशन भी आते हैं, नेगेटिव इमोशन भी आते हैं, दोनों को ही इमोशन ही कहा जाता है। उत्तेजना और भाव में उथल पुथल दोनों ही आपके इमोशन के शाब्दिक अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेज टू लर्न स्किल इज, कौशल सीखने का सबसे पहला चरण क्या होता है? रियलिटी, वास्तविकता, इमेजिनेशन, कल्पना, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, इमिटेशन, अनुकरण। तो क्योंकि यहाँ पे हम सीटेट की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी टेट की बात कर रहे हैं, तो डी पर जाएंगे। ये जो स्किनर वगैरह है वो क्या कहते हैं कि बच्चा किसी भी चीज को सीखता है तो किस चीज के द्वारा सीखता है? सबसे पहले अनुकरण करके सीखता है, दूसरों का अनुकरण करता है, दूसरों के व्यवहार को देखता है और उसी तरीके के व्यवहार को दोहराता है, तो उसको इमिटेशन कहेंगे। अनुकरण के द्वारा बच्चा किसी भी स्किल को सीखने की शुरुआत करता है, फर्स्ट स्टेज यही होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज इज इंट्रोड्यूस्ड बाई, मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, कि बिने साइमन के द्वारा? तो ये जो गिलफोर्ड, स्पीयरमैन और बिने साइमन है ये तीनों ही इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और जो मेंटल एज है ये भी इंटेलिजेंस का ही एक कॉन्सेप्ट है। जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है ये इंटेलिजेंस क्वोशंट का आधार है, क्योंकि MA अपॉन CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये जो फॉर्मूला है इसमें मेंटल एज वर्ड आया है, तो पहले किसी ने मेंटल एज टर्म दिया होगा तभी तो ये फॉर्मूला बाद में बना है। तो मेंटल एज ये वर्ड दिया गया था बिने साइमन के द्वारा और उसके बाद इसका यूज करके स्टर्न ने ये इंटेलिजेंस क्वोशंट का फॉर्मूला निकाला था और बिने साइमन ने मिल करके जो क्या नाम है टेस्ट बनाया था, बिने साइमन टेस्ट जिसको बोलते हैं, उस टेस्ट को स्टर्न उसने टर्मन ने रिवाइज किया था। टर्मन ने उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए थे जिसके बाद इसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहा जाने लगा, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहा जाने लगा बाद में। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, लॉज ऑफ लर्निंग दे रखे हैं। गिलफोर्ड जो हैं ये आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और जो स्पीयरमैन है इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दे रखी है और जो गिलफोर्ड है इन्होंने 3D थ्योरी, 3D मतलब कि 3 डायमेंशनल थ्योरी जो है जिसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी कहा जाता है वो इनके द्वारा दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, जिसको 3D मॉडल भी कहते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, ऑपरेशन, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ये 3 कैटेगरीज हैं जो इस 3D मॉडल में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी स्टेज इज, निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था के लिए एक अच्छी शिक्षण पद्धति है? मॉन्टेसरी मेथड, प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन मेथड, ये तीनों की तीनों ही आपके जो हैं वो छोटे बच्चों के लिए, जो शैशवावस्था में जो बच्चे हैं जो इन्फेंसी स्टेज में हैं उनको पढ़ाने के लिए बेस्ट तरीका होता है। क्यों? क्योंकि इन सब में खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाता है। इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में प्रक्रिया पर ज्यादा जोर दिया जाता है या फिर इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस इन दोनों की भूमिका पर ज्यादा जोर दिया जाता है? मतलब पर्यावरण और अनुभव की भूमिका पर ज्यादा जोर दिया जाता है या फिर
स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, जो बाल विकास है वो गर्भाधान से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन है, या फिर ये सारे के सारे। तो सारी ही बातें जो है आपकी वो बाल विकास के बारे में सही लिखी हुई है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पे हम परिणाम पर ध्यान नहीं देते हैं, कि जैसे कि कल को कोई बच्चा है जो कि अपराधी निकल जाता है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि बच्चा अपराधी निकल गया, क्या देखेंगे कि प्रक्रिया के दौरान बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला था, किस तरीके का वातावरण मिला था, जिसकी वजह से इस तरीके का उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ और फाइनली बच्चा अपराधी बन गया। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन सब में बच्चे का विकास किस तरीके से हुआ है, उसको एनवायरनमेंट किस तरीके का मिला है। तो इन दोनों चीजों पर ध्यान दिया जाता है। और बाकी इन्वायरमेंट की और बच्चे की अपने अनुभव की, इन दोनों की क्या भूमिका रही है, इस पर ध्यान दिया जाता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में गर्भाधान से लेकर के किशोरा अवस्था तक के बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या फिर ये सारे के सारे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र में जितनी भी स्टेजेस हैं उन सारी की सारी स्टेजेस का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि सारे के सारे क्षेत्र आएंगे, जितने भी अलग अलग चरण हैं वो सब आएंगे। इसके अलावा बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है कि बच्चे का जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी चरण थे, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, इन सारे के सारे चरणों में बच्चे का वातावरण कैसा था और वातावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर किस प्रकार पड़ा। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन किया जाता है कि सेम ही इन्वायरमेंट में अगर 3 अलग अलग बच्चे हैं तो तीनों बच्चों का व्यवहार अलग अलग किस बेसिस पर हुआ, मतलब क्या चीज थी जिसकी वजह से हर एक बच्चा जो है वो एक दूसरे से अलग था, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो ये तीनों ही बातें हैं जो कि बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में आएंगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? लेमार्क के द्वारा दिया है, हैरिसन के द्वारा दिया है, डार्विन के द्वारा दिया है, कि मैकडूगल के द्वारा दिया गया है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये वाला जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा दिया गया। बिने साइमन टेस्ट किस चीज को मेजर करता है? बिने साइमन परीक्षण निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? सामान्य बुद्धि का, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का, या फिर एटीट्यूड का, अभिवृत्ति का, या फिर एप्टीट्यूड अभिक्षमता का? तो जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ये दोनों मिलाकर के बनता है टू फैक्टर, और टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है, ना कि बिने साइमन के द्वारा दी गई है। बिने साइमन ने केवल और केवल जनरल इंटेलिजेंस की बात की थी, केवल और केवल सामान्य बुद्धि की बात की थी। अगर पूछा जाएगा जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, इन दो फैक्टर्स को किसके द्वारा दिया गया है, तो वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। और स्पीयरमैन किससे संबंधित है? इंटेलिजेंस की थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, बिने साइमन के सिद्धांत को यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, यूनिफैक्टर या मोनोफैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट आर, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल एबिलिटीज, मानसिक क्षमताएं, फटीग, थकान, या फिर ये सारे के सारे? तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर क्योंकि कहा जाता है, ये कौन से सिद्धांत पर क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी क्या नाम है डोमेन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं डेवलपमेंट के, डोमेन्स मतलब सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अगर एक प्रभावित होता है तो बाकी सारी चीजें भी प्रभावित होती हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या फिर आपका फटीग, इनमें से कोई भी चीज अगर प्रभावित होती है तो उससे इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि सारे क्षेत्र एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट वन, सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सेप्शंस, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक अपवादों के अनुसार क्षमता अर्जित करना है। ये कथन किसका है? हरलॉक ने बोला था, टीपी नन ने बोला था, मैकडूगल ने बोला था, कि रॉस ने बोला था? तो ये स्टेटमेंट जो है वो हरलॉक के द्वारा दी गई थी। स्टेटमेंट्स आपको याद करनी पड़ेंगी।
द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? स्किल्स का अर्जन करना, बिहेवियर का मॉडिफिकेशन, व्यवहार का संशोधन करना, व्यक्तिगत समायोजन, या फिर नॉलेज का अवतरण, ज्ञान का अवतरण। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अधिगम की डेफिनेशन ही यही होती है कि व्यवहार में संशोधन करना, व्यवहार में मॉडिफिकेशन करना। इनमें से कौन सा है जो कि स्पीच डिसऑर्डर में नहीं आएगा, वाक विकार में नहीं आएगा? लिस्पिंग एंड स्लरिंग, तुतलाना और अस्पष्ट उच्चारण करना, टॉकिंग इन स्लो और स्पीड, धीमी या तेज गति में बात करना, स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग, स्खलित उच्चारण और हकलाना, शार्प अनक्लियर स्पीच, तेज अस्पष्ट वाक। तो बी वाला आएगा, धीमी या तेज गति में बात करना, क्योंकि ये इंटोनेशन कहलाता है, इंटोनेशन कहलाता है। और इंटोनेशन किसी भी तरीके का स्पीच डिसऑर्डर नहीं होता है, वो बोलने का एक तरीका होता है। कविता कहने में स्पीड को स्लो फास्ट किया जाता है, कॉन्वर्सेशन में जहां जरूरत हो वहां स्लो फास्ट करके बात की जाती है, तो ये डिसऑर्डर में नहीं आएगा। बेस्ट मेथड ऑफ गिविंग वैल्यू एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल इज, प्राथमिक स्तर पर मूल्य शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? टेलिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का महत्व बताना, गिविंग पनिशमेंट ऑन नॉट ओबेइंग द वैल्यूज, अगर मूल्य का पालन ना किया जाए तो उस पर दंड दिया जाए, टू सेट वैल्यूज इन बिहेवियर ऑफ टीचर, शिक्षकों के व्यवहार में मूल्यों को स्थापित करना, या फिर ये सारे के सारे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा है उसमें अगर हम बच्चों के अंदर वैल्यू या फिर मूल्य विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा बेस्ट यही होगा कि शिक्षक खुद वैसा व्यवहार करे, क्योंकि बच्चा किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है, इमिटेशन के द्वारा सीखता है। तो टीचर अगर खुद वैसा व्यवहार करेगा तो बच्चे अपने आप ही मूल्य विकसित कर लेंगे, देखते देखते सीख जाएंगे। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा है जो कि शामिल नहीं है? स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक वैल्यू, मोरल वैल्यूज, नैतिक वैल्यू, कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू होती है? किसी भी प्रकार से धन कमाना, ये तो इसमें तो हो गया कि भाई एनी मीन्स में आपका मूल्य होते हुए भी या फिर कोई मूल्य नहीं है, आप ऑनेस्टी से भी कमाने का ऑप्शन है, और क्या नाम है, गलत तरीके से भी कमाने का ऑप्शन है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज में किसी भी तरीके से धन कमाना ये आपका मूल्य में कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेचर ऑफ पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन इज, व्यक्तित्व संगठन की प्रकृति कैसी होती है? सोशल इकोनॉमिकल, सामाजिक आर्थिक, साइकोलॉजिकल फिजिकल, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सोशल पॉलिटिकल, सामाजिक राजनीतिक, साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साइकोलॉजिकल फिजिकल। पर्सनैलिटी की बात कर रहा है, व्यक्तित्व संगठन की प्रकृति की बात कर रहा है। तो मानसिक रूप से आप कैसे हैं और शारीरिक रूप से कैसे हैं? तो मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे हैं ये दोनों चीजें डिसाइड करती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। साइकोलॉजिकली आपके सोचने का तरीका कैसा है, और फिजिकल आपके शरीर का चलना उठना बैठना इन सब का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, ये दोनों चीजें मिला करके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कैसा होता है? आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी, एम्बीवर्ट होता है उभयमुखी, या सोशली डिपेंडेंट होता है, सामाजिक रूप से आश्रित होता है। तो अगर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो इंट्रोवर्ट होगा, अगर आउटवर्ड सेंटर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो वो एक्सट्रोवर्ट होगा। और जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है उसको उभयमुखी मतलब कि एम्बीवर्ट कहा जाता है। Next one, the type of personality of a person expressing his libido outwards, अपनी काम प्रवृत्ति को बाहर की ओर व्यक्त करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रकार क्या होता है? कॉग्निटिव पर्सनैलिटी, संज्ञानात्मक व्यक्तित्व, एस्थेटिक पर्सनैलिटी, सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, रिलीजियस पर्सनैलिटी, धार्मिक व्यक्तित्व। तो ये जो एस्थेटिक वाला है ये तो क्रशमर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे आउटवर्ड इनवर्ड की बात कर रहा है, तो लिबिडो आउटवर्ड और लिबिडो इनवर्ड ये दोनों टर्म्स जो हैं वो जुंग के द्वारा यूज किए गए थे। हिंदी में इनको युंग बोला जाता है और इंग्लिश में JUNG लिखा जाता है, जुंग लिखा जाता है। तो अगर लिबिडो आउटवर्ड लिखा होगा तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात कर रहा है, और लिबिडो इनवर्ड लिखा होगा तो ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात कर रहा है। A child of class 4th is always suffers with anxiety and frustration. You will.
कक्षा 4 का एक बच्चा है, हमेशा वो चिंतित रहता है और हताशा से ग्रस्त रहता है, तो आप क्या करेंगे? उसके गार्जियन से कंप्लेन करेंगे, उसकी अभिभावक से शिकायत करेंगे, आप उसको मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएंगे या फिर परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे? तो टीचर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर को गाइडेंस और काउंसलिंग ये दोनों चीजें आनी चाहिए, निर्देशन और परामर्श ये दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग टीचर को काउंसलर भी बनना पड़ता है और गाइडेंस भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर टीचर को क्या करना पड़ेगा? परामर्शदाता की भूमिका निभानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नॉट द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है? कंडीशनिंग थ्योरी अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन अनुकरण का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी थ्योरी, अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मैचुरेशन परिपक्वता का सिद्धांत। तो पूछा है इनमें से कौन सी है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है? तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब क्या होता है कि बार बार रिपीट करवा करके बच्चे को बार बार वैसा स्टिमुलस प्रोवाइड करके हम बच्चे के रिस्पॉन्स में उस भाषा को ला देते हैं जिस वो वातावरण में रहता है, तो कंडीशनिंग कर देते हैं उस पर्टिकुलर भाषा की। इमिटेशन में देख देख करके इमिटेशन करके सीख जाता है। मैच्योरेशन मतलब जैसे बच्चा क्या नाम है शैशवावस्था पार करेगा, शैशवावस्था के अंत में और बाल्यावस्था के स्टार्टिंग में होगा, तो जैसे ही परिपक्वता आएगी वैसे ही जैसे उसके लैरिंग्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे वैसे ही वो बोलना स्टार्ट करने लगेगा, तो भाषा का विकास उसका हो जाएगा। तो ये तीनों ही चीजें जो है कंडीशनिंग, इमिटेशन और मैच्योरेशन, इससे भाषा का विकास होता है। लेकिन सरप्लस एनर्जी थ्योरी ये कोई भाषा के विकास की बात नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद, कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कोहलबर्ग ने किस तरीके का सिद्धांत दिया था? लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट? तो जो कोहलबर्ग थ्योरी है, कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत है, वो नैतिक विकास से संबंधित है। नैतिक विकास से संबंधित है मतलब कि इन्होंने ये बताया था किस तरीके से व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जो नैतिक विकास है वो संभव होता है, किस तरीके से उसका नैतिक विकास होता है। और बाकी इन्होंने कोहलबर्ग ने स्टेजेस वगैरह बताई थी, टोटल 3 लेवल बताए थे और 3 लेवल में दो दो स्टेजेस थी, मतलब कि टोटल 6 स्टेजेस की बात की थी कोहलबर्ग ने। इन्होंने बच्चे के सामने एक मोरल डिलेमा रखी थी और उस डिलेमा के बेसिस पर इन्होंने बताया था कि बच्चे किस तरीके से नैतिक तर्कना करते हैं, सही और गलत में अंतर बताते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज गिवन बाय, क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? हल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा या वॉटसन के द्वारा? तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, इंस्ट्रूमेंटल, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, उसका सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। इसको रिइंफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है, ये भी स्किनर का ही नाम आएगा। और प्रोग्राम्ड लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ये भी किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के ही द्वारा दिया गया था। इसमें छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं और इन फ्रेम्स का बच्चे आंसर देते हैं, उसी को उनको तुरंत का तुरंत फीडबैक या फिर पुनर्बलन मिल जाता है और इस तरीके से ये पूरी की पूरी लर्निंग जो बच्चे की है वो डेवलप की जाती है। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग में आपकी दो आती है, एक आती है लीनियर प्रोग्रामिंग और दूसरी आती है ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो तो स्किनर के द्वारा ही दिया गया था और जो ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग है वो बाद में नॉर्मन कॉवर्ड के द्वारा दिया गया था, नॉर्मन कॉवर्ड के द्वारा दिया गया था। ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग होती है किसी भी स्किल में मास्टरी डेवलप करने के लिए और प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है नॉर्मली किसी स्किल को सीखने के लिए। स्किल को सीखने की बात आएगी तो नॉर्मल आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग होगी और ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग अगर किसी भी स्किल पर मास्टरी हासिल करना हो तो उसके लिए होता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। हल ने क्या दिया था? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी, ड्राइव रिडक्शन रिडक्शन थ्योरी दी थी, ठीक है। और वॉटसन जो है ये सब आपके वही व्यवहारवाद से रिलेटेड है। Relatively permanent change in behavioral potentiality that occurs as a result of reinforced practice, व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत एक स्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। लर्निंग, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड या फिर एटीट्यूड या एप्टीट्यूड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लर्निंग।
रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर कहीं भी लिखा है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन व्यवहार में कहीं भी लिखा हुआ है, तो ये आपका अधिगम की ही बात हो रही होती है, लर्निंग की बात हो रही होती है। कॉग्निशन इज द पार्ट ऑफ विच इंटेलिजेंस थ्योरी? संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का भाग है? सैंपलिंग थ्योरी, प्रतिचयन सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, या फिर गिलफर्ड की थ्योरी, या फिर फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉग्निशन ये किसमें आता है? ये आपको अभी पीछे ही बताया कि जो 3D स्ट्रक्चर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? वो गिलफर्ड के द्वारा दी गई है। इसको इंटेलेक्ट मॉडल भी बोला जाता है, गिलफर्ड का सिद्धांत, इसको इंटेलेक्ट मॉडल भी बोला जाता है। इसमें 3 आपके आते हैं, एक आता है ऑपरेशन, एक आता है कंटेंट, और दूसरा लास्ट में आता है प्रोडक्ट। ऑपरेशन में ही कॉग्निशन आता है, कॉग्निशन है, मेमोरी है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन है, इवैल्यूएशन है, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑपरेशन में आती हैं। कंटेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? कंटेंट में आता है सिंबल्स, मतलब जिन जिन चीजों के थ्रू हम बुद्धि में अपनी कोई चीज डालते हैं, जैसे कि कोई चीज देख करके विजुअल, कोई चीज सुन करके ऑडिटरी, सिंबल्स के फॉर्म में, या फिर आपका सिमेंटिक्स के फॉर्म में, सिमेंटिक्स के फॉर्म में, ये सब किस में आएगा? व्यवहार के माध्यम से, ये सब आपका कंटेंट में आएगा। और प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? यूनिट्स, क्लासेस, सिस्टम्स, ये सारी चीजें, यूनिट्स, क्लासेस, सिस्टम्स, ये सब के सब आपके प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी ये कैटल के द्वारा दी गई थी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी में यूनिफैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी आती है। और सैंपलिंग थ्योरी, ये सारी की सारी जो है वो आपकी किससे संबंधित है? दिया तो थॉमसन ने था, पर आपकी किससे संबंधित है? ये सारी की सारी आपकी जो इंटेलिजेंस है उसी से संबंधित है। यूनिफैक्टर थ्योरी तो बिने साइमन की बात आएगी, टू फैक्टर थ्योरी तो फिर स्पेयरमैन की बात आएगी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो फिर थर्स्टन की बात आएगी, तो फिर थर्स्टन की बात आएगी। ठीक है। इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी भी इसको कहा जाता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी, ये इनके द्वारा दी गई थी, थर्स्टन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 years old सुधीर हैज मेंटल एज ऑफ 10, व्हाट इज हिज IQ? तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA इंटू 100। मेंटल एज क्या है? 10 है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? 8। जो ओरिजिनल एज होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, इंटू 100। अब इसको देखिए, 2 4 8, 2 5 10, 4 25 100, 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 125। तो ये IQ का फॉर्मूला है। इसमें MA की वैल्यू रखिए, CA की वैल्यू रखिए, आपका आराम से जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो निकल आएगा। Which theory of emotion deals with the idea emotional experience depends upon emotional behavior? संवेग का कौन सा सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है, इसके विचार से संबंधित है? जेम्स लैंग थ्योरी, हाइपोथैलेमिक थ्योरी, एक्टिवेशन थ्योरी, या फिर मोटिवेशनल थ्योरी? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स लैंग थ्योरी। जेम्स क्या लैंग क्या बोलते हैं? ये इन दोनों के द्वारा ये इमोशनल एक्सपीरियंस के जो इमोशनल थ्योरी थी वो दी गई थी। इन्होंने कहा था कि हमारा जो इमोशनल बिहेवियर होता है, हम पहले किसी तरीके का एक बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके का व्यवहार दर्शाते हैं, और उसके बाद जाकर के हमको इमोशंस फील होते हैं। इन्होंने कहा था सबसे पहले हम डरते हैं, मतलब हम शरीर के थ्रू डरना, भागने की कोशिश करते हैं, या हमारा शरीर कांपने लगता है, तो पहले हमारे फिजिकल एक्टिविटी में वो चीज दिखती है, और उस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारे जो इमोशंस होते हैं वो विकसित होते हैं, या फिर हमको डर महसूस होने लगता है, या फिर अच्छा महसूस होने लगता है। तो ये बात जेम्स लैंग ने अपनी थ्योरी में कही थी, और हाइपोथैलेमिक थ्योरी में इस चीज का विरोध किया गया था। तो ये सब आपकी इमोशन से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में बताया गया। ये सारी की सारी आपकी किससे रिलेटेड थ्योरीज है? इमोशन से रिलेटेड थ्योरीज है। हाइपोथैलेमिक थ्योरी ये आपका थैलेमस के बेसिस पर था, कैनन के द्वारा दिया गया था कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस इन दोनों की वजह से जो भी हम इमोशनल एक्सपीरियंस हैं वो करते हैं। इनके हिसाब से जो इमोशंस और एक्सपीरियंस हैं वो दोनों साथ साथ में चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। कैनन ने क्या बोला कि हमारे जो इमोशंस हैं और हमारा जो बिहेवियर है, शारीरिक परिवर्तन है, वो दोनों साथ साथ चलता है। जो हम इमोशन फील करते हैं और दूसरी चीज हमारा जो बिहेवियर होता है,
ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बिहेवियर में चेंज आएगा उसके बाद इमोशन महसूस होगा। ये जेम्स लैंग थ्योरी में बोला गया था। और हाइपोथैलेमिक थ्योरी में जेम्स लैंग थ्योरी का विरोध किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्टिवेशन थ्योरी जो है वो शेक्टर के द्वारा दी गई है। शेक्टर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है बस इतना याद रखिए, शेक्टर के द्वारा दी गई। और मोटिवेशनल थ्योरी तो आपके सारे के सारे मोटिवेशन से रिलेटेड हो गए। इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्लॉकिंग ऑफ अ डिजायर्ड और नीड इज कॉल्ड। किसी इच्छा या आवश्यकता के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाला भावनात्मक तनाव क्या कहलाता है? कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, एनेक्साइटी, चिंता, एंगर, क्रोध। तो ये आपकी एक थ्योरी है, फ्रस्ट्रेशन एनेक्साइटी थ्योरी। ये आपका क्या नाम है, हॉलर्ड करके कुछ नाम था, उनके द्वारा दिया गया था। तो जो फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी हाइपोथेसिस है, इसमें दो प्रोपोजिशंस दिए गए हैं। ये जो आपका स्टेटमेंट है कि जो इमोशनल टेंशन है वो तब आती है जब कोई हमारी नीड या हमारी डिजायर जो है वो ब्लॉक कर दी जाए या रोक दी जाए। तो ये पहला प्रोपोजिशन था और पहले प्रोपोजिशन में इस चीज को फ्रस्ट्रेशन बोला गया था। और फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से ही एनेक्साइटी आती है। एनेक्साइटी बाद में आती है, ये सेकंड प्रोपोजिशन में बात बोली गई है। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस जो थी उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस अकॉर्डिंग बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कुंठा करेक्ट ऑप्शन होगा। इनमें से कौन सी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है, सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये तीनों आपके प्राइमरी लॉज हैं, थॉर्नडाइक के हिसाब से प्राथमिक नियम है। जो लॉ ऑफ स्ट्रेस है वो आपके 3 प्राइमरी लॉज में कंसीडर नहीं किया जाएगा। पियाजे किस लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए चॉम्स्की जाने जाते हैं और सोशल डेवलपमेंट के लिए कोहलबर्ग जाने जाते हैं। When training is given to one part of human body gets transferred to the other part. अगर एक पार्ट को किसी तरीके की कोई चीज सिखाई जाती है तो हमारे बॉडी का जो राइट साइड है वो अपने आप उस तरीके की चीज को सीख जाता है। मतलब अगर हम पेन पकड़ना लेफ्ट हैंड से सीख जाते हैं तो राइट हैंड से अपने आप पेन पकड़ना सीख लेते हैं। तो एक लेफ्ट साइड से, लेफ्ट बॉडी के पार्ट से कोई चीज सीखी गई वो अपने आप राइट बॉडी के पार्ट में अगर ट्रांसफर हो जाती है तो उसको बाइलैटरल ट्रांसफर बोला जाता है, द्विपक्षीय स्थानांतरण बोला जाता है। वर्टिकल ट्रांसफर कब होता है? कोई चीज सीखी गई तो मान लीजिए वो एक लेवल की थी, उससे एडवांस्ड लेवल की कोई चीज सीखी जा रही है, अगर वहां पर ट्रांसफर होता है तो वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्षैतिज स्थानांतरण कब बोला जाता है? जब आपका कोई चीज एक लेवल पे सीखी गई है और सेम ही लेवल की कोई चीज हो तो वो आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहलाता है। स्कोर इन द गिवन सेट ऑफ डेटा दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। आपने देखा है मीन मीडियन मोड में क्या होता है, मोड निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें क्या करते हैं, जो भी डेटा दे रखा है उसमें जो ज्यादा टाइम्स आता है वही हमारा मोड हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि डेटा के दिए गए समूह में अगर सबसे अधिक बार कोई दिखाने वाला प्राप्तांक है तो वो क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वॉज propounded by, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पावलव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा कि कोहलर के द्वारा? तो ये आपका स्किनर के द्वारा दिया गया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, या फिर आपका रेइनफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं वो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को ही कहा जाता है। प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट और ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सोशल लर्निंग थ्योरी से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, बिहेवियरल थ्योरी व्यवहारवादी सिद्धांत से, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विकास के मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत से। तो जो वेंडूरा है वो सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है। इन्होंने बोबोडॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बोबोडॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो जैसा देखता है दूसरों को करते हुए उसी तरीके का इमिटेट करके उसी तरीके का व्यवहार दर्शाता है।
और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि भले ही उन्होंने कोई चीज ना देखी हो, तभी भी वो एग्रेशन जैसा बिहेवियर ही है जो अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो पूरे एक्सपेरिमेंट की बात हो गई, पर इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? सोशल एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए इसको सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। बाकी इनके द्वारा 4 स्टेप्स ऑफ भी, 4 स्टेप भी लर्निंग के दिए गए थे। 4 स्टेप भी लर्निंग के दिए गए थे। सबसे पहले था अटेंशन, दूसरा था रिटेंशन, तीसरा था रिप्रोडक्शन और चौथा था मोटिवेशन। अब ये जो एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोग जनरली कंफ्यूज होते हो कि वहां पर मोटिवेशन होगा, कि वहां पर इंटरेस्ट होगा, कि वहां पर मैचुरेशन होगा, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही बेंडूरा की ही थ्योरी से पूछा गया है। जो इन्होंने 4, मैंने बोला था जब मैराथन कराऊंगी तब बताऊंगी, जो 4 स्टेप अभी तक आपने जहां भी जैसे भी पढ़ा होगा, आई डोंट थिंक ये बताया गया होगा कि यहाँ पर मोटिवेशन आंसर का आपका लॉजिक क्या है। 4 स्टेप्स ऑफ लर्निंग बताए गए हैं। तो आपका एक अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है और मोटिवेशन, ये 4 स्टेप्स ऑफ लर्निंग वेंडूरा ने बताए थे। अब इन 4 के 4 स्टेप्स में ये जो मोटिवेशन है, कहा जाता है कि भले ही बच्चे ने ध्यान दिया, ध्यान देने के बाद उस चीज को माइंड में रिटेंट की, मतलब स्टोर किया, स्टोर करने के बाद जब जरूरत पड़ी तब वो रिप्रोड्यूस करता है उस पर्टिकुलर बिहेवियर को या सीखी गई चीज को। लेकिन एनआईओएस की जो डीएलएड की बुक है, वहां पर ये आपका क्लियरली लिखा हुआ है, एक पेडागोजिकल अप्रोच करके जो ब्लॉक है उसमें लिखा हुआ है कि जो मोटिवेशन है, अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं है तो ये जो लर्निंग की पूरे के पूरे बाकी के 3 स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसलिए जो मोटिवेशन है ये मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग होता है या स्टेप ऑफ लर्निंग होता है। विदाउट मोटिवेशन ये जो 4 स्टेप है वो आपके कंप्लीट नहीं होते हैं। हम तब तक नहीं कहते हैं कि लर्निंग हुई है जब तक कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन भी नहीं आ जाता। सिर्फ अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन ये अपने आप में तब तक कंप्लीट नहीं होते हैं जब तक बच्चे की मोटिवेशन भी नहीं आ जाती है। हम तब कहेंगे कि लर्निंग कंप्लीट हुई जब बच्चे के अंदर मोटिवेशन भी आता है। सिर्फ अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन आपका सफिशिएंट नहीं होता है। तो उसका राइट ऑप्शन मोटिवेशन इस कॉन्सेप्ट से बैठेगा। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज? मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? बिने ने दी थी, स्टर्न ने दी थी, टर्मन ने दी थी, साइरल बर्ट ने दी थी। तो बिने के द्वारा दिया गया था। स्टर्न के द्वारा आईक्यू कोशिएंट जो फॉर्मूला है MA/C/100 दिया गया था। टर्मन के द्वारा बिने साइमन टेस्ट को रिवाइज करके स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट का नाम दिया गया था। तो ये सब आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू टर्मन, चाइल्ड हैविंग आईक्यू रेंजेस फ्रॉम 90 to 100 इज कंसीडर्ड। टर्मन के अनुसार कौन से वाले बच्चे हैं जिनका आईक्यू 90 से 100 के बीच की श्रेणी में माना जाता है? डलनेस, एवरेज इंटेलिजेंस, सुपीरियर इंटेलिजेंस या फिर फीबल माइंडेडनेस। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे जो हैं वो 90 से 100 की रेंज में कंसीडर किए जाते हैं टर्मन के हिसाब से। पावलव की जो कंडीशनिंग थ्योरी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो पावलव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और जो कोहलर थे उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ना कि मंकी के ऊपर। सुल्तान नाम था उसका। लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपका कोहलर के द्वारा किया गया था। प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी इज, गतिविधि को जागृत करने, बनाए रखने और विनियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोटिवेशन अभिप्रेरणा कहलाती है, सेंसेशन संवेदना कहलाती है, लर्निंग अधिगम कहलाती है, कि परसेप्शन अनुभूति कहलाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका किससे रिलेटेड है? अराउजिंग और इन सब चीजों से रिलेटेड है ना, और ये सब वर्ड आपके किससे रिलेटेड है? अभिप्रेरणा से संबंधित है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वे ऑफ मिनिमाइजिंग फॉरगेटफुलनेस, विस्मरण की बीमारी को कम करने का उपाय क्या है? अगर फॉरगेटफुलनेस को कम करना है, अगर फॉरगेटफुलनेस को कम करना है, विस्मरण को कम करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? अधिगम के अंतर्गत आता है, डिफेक्टिव मेथड होता है सीखने का, रिपीटिशन होता है, पाठ की पुनरावृत्ति की जाएगी तो भूलने को कम किया जा सकता है, या फिर स्मरण में कम ध्यान किया जाए तब इससे होता है। तो कम करने के लिए उस लेसन को बार बार अगर पुनरावृत्ति उसकी की जाए
तो उसकी वजह से फॉरगेटिंग को कम किया जा सकता है, भूलने को कम किया जा सकता है। एंगर एंड फियर इज अ टाइप ऑफ, क्रोध और भय एक प्रकार का क्या है, मोटिवेशन है, इमोशन है, हाइपोथेसिस है कि इंस्टिंक्ट है। तो एंगर और फियर ये दोनों ही इमोशंस में कंसीडर किए जाते हैं, ये दोनों ही आपके नेगेटिव इमोशन में आएंगे, नकारात्मक संवेग में कंसीडर किए जाएंगे। कॉपिंग ऑफ द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल इज, किसी अन्य व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करना। लर्निंग अधिगम है, इमिटेशन अनुकरण है, इमेजिनेशन कल्पना है, ये थिंकिंग चिंतन है। तो इमिटेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जो प्रीवियस नॉलेज है, पिछला ज्ञान है और पिछला अनुभव है, वो नए प्रकार के अधिगम में मदद कर रहा है, तो ऑब्वियस ही चीज है, ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण का सकारात्मक हस्तांतरण कहा जाएगा। फेलिंग टू रिटेन और टू बी एबल टू रिकॉल व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड, जो अर्जित किया गया उसे बनाए रखने या याद करने में सक्षम होने में अगर विफल हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। विफल होने का मतलब क्या है कि जो याद किया था वो अब वापस जरूरत पड़ रही है तो भूल गए, मतलब कि विस्मरण, फॉरगेटिंग। भाटिया बैटरी इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को नापने के लिए, इंटरेस्ट, रुचि को नापने के लिए, इंटेलिजेंस, बुद्धि को नापने के लिए, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता को नापने के लिए। तो भाटिया बैटरी टेस्ट है, ये इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। भाटिया बैटरी, ये पहले आपके जितने भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेस्ट थे वो सारे के सारे टेस्ट, क्योंकि क्या यूएसए वगैरह में बने थे, अब क्योंकि वहां पे बने थे तो लैंग्वेज डिफरेंस था, कल्चर डिफरेंस था, इस वजह से जो बाकी कंट्रीज के लोगों पर सेम इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किया जाता था तो उसे क्या होता था कि जो रिजल्ट आता था उसमें बायस्डनेस रहती थी, बायस्डनेस रहती थी। तो इस बायस्डनेस को दूर करने के लिए भाटिया बैटरी ने हिंदी में टेस्ट लाया था, इंटेलिजेंस टेस्ट लाया था, जो कि ग्रुप टेस्ट था। तो ये बुद्धि से रिलेटेड है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हॉल्स थ्योरी एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की प्रकृति का, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के विकास से संबंधित है, या फिर साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंस, किशोरों का मनोविज्ञान। तो हॉल्स थ्योरी, स्टैनली हॉल, ये आपके किससे रिलेटेड है, स्टैनली हॉल ये रिलेटेड है आपके एडोलेसेंस से। इन्होंने एडोलेसेंस नाम की पूरी बुक लिखी हुई थी, पूरा अपना अध्ययन एडोलेसेंस के ऊपर ही किया था, इस स्टेज के ऊपर किया था। तो साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंस, ये आपके हॉल जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पर किसके द्वारा बल दिया गया था, तो ये फ्रायड के द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। साइको एनालिटिकल थ्योरी आएगा, मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत हो या फिर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत हो, ये दोनों के दोनों सिद्धांत ही फ्रायड के द्वारा दिए गए थे। ये जो इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, और आपका जो कॉन्शियसनेस के 3 स्तर थे वो भी इन्हीं के द्वारा बताया गया था, और जो आपकी ये वो 5 स्टेजेस बताई गई थी, एनाल, फैलिक और जेनिटल, ये सारी की सारी स्टेजेस वो भी इन्हीं के द्वारा बताई गई थी। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी, वुंड के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा, पावलव के द्वारा, या फिर वॉटसन के द्वारा। तो जो पहली क्या नाम है लेबोरेटरी थी वो विलियम वुंड के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। हु इज द फाउंडर ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है, फ्रांस ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन, या फिर कुर्ट लेविन। तो फाउंडर पूछा है, प्रतिपादक पूछा है, तो इसका क्या नाम है, फाउंडर वर्दीमर है, वर्दीमर कोहलरकोफ का। लेकिन आपके जो कुर्ट लेविन है ये भी जेस्टाल्टवाद में ही आते हैं, ये भी आपके जेस्टाल्टिज्म में ही आते हैं, क्योंकि फाउंडर पूछा है तो फाउंडर तो आपके वर्दीमर ही जाएंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैक्स वर्दीमर आएंगे। पर क्वेश्चन आपका पूछता है कि इनमें से कौन है जो कि जेस्टाल्टवादी भी हैं, तो कुर्ट लेविन, इन्होंने फील्ड थ्योरी दिया था, फील्ड थ्योरी देने के अलावा ये भी एक जेस्टाल्टिस्ट ही थे, जेस्टाल्टिज्म से स्कूल से ही बिलोंग करते हैं ये भी। लेकिन फाउंडर पूछा है ना, प्रतिपादक पूछा है, संस्थापक पूछा है, तो उसको संस्थापक करने वाले, संस्थापना करने वाले वर्दीमर ही थे।
कंसोलिडेशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? समेकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लर्निंग अधिगम से संबंधित है, मोटिवेशन प्रेरणा से संबंधित है, मेमोरी स्मृति से संबंधित है, क्रिएटिविटी रचनात्मकता से संबंधित है। तो जो कंसोलिडेशन थ्योरी है वो आपकी मेमोरी से संबंधित है। कंसोलिडेशन थ्योरी में क्या होता है कि कोई भी नई चीज जब आप सीखते हो, लर्निंग एक्वायर करते हो, कोई नई चीज अर्जित करते हो, तो उसके अर्जित करने पर सबसे पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के बाद जब आप उसको और अच्छे से याद रखते हो, कंसोलिडेट करते हो, उसको और ज्यादा संघनित करते हो, तब जाकर के वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होती है। तो ये आपका मेमोरी से संबंधित है कंसोलिडेशन थ्योरी। फील्ड थ्योरी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, अब वही आपको अभी बताया था कि फील्ड थ्योरी कुर्ट लेविन ने दी थी, और ये जो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? तो ये जेस्टाल्टिस्ट थे, जेस्टाल्टिस्ट उसी स्कूल से बिलोंग करते थे। ये भी फाउंडर पूछा था, इसलिए वर्दीमर वाला ऑप्शन आपका वहां पे गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके जो दो सेट होते हैं वो पूरी तरीके से होते हैं कंप्लीट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड सेट, जो कि आपका 17 वाले उसमें जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन सीखने की वो अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व बोलते हैं, सीखने का वक्र बोलते हैं, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग सीखने का पठार बोलते हैं, मेमोरी स्मृति बोलते हैं, अटेंशन अवधान बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पीरियड पूछा है, वो अवधि पूछी हुई है जहां पर परफॉर्मेंस में किसी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, प्लेट्यू आना ये रिग्रेशन नहीं होता है, ये बस केवल टेम्परेरी रुकावट होती है, जो कि टीचर आइडेंटिफाई करे या स्टूडेंट आइडेंटिफाई करके इसके बाद लर्निंग में आगे बढ़ सकता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल सा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये किसने दिया था? प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिए गए थे। प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिए गए थे। नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर इज, एक सामान्य युग्मनज में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो आपके 23 पेयर्स होते हैं। नॉर्मल जाइगोट में 23 पेयर्स मिला करके टोटल 46 बनते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, हेगार्टी ने किया था, फिर स्किनर ने किया था। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो आपकी स्किनर के द्वारा दी गई थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, रेनफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत, ये सबका सब इन्हीं के द्वारा दिया गया था। सेम ही थ्योरी का नाम है। कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, डेवलपमेंट के सिद्धांत से, पर्सनालिटी के सिद्धांत से, या फिर लर्निंग के सिद्धांत से? तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने बोला था कि लोग सीखते कैसे हैं, इनसाइट लर्निंग होती है, सूझ आती है, सडन लर्निंग होती है। हमारे प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर हमको किसी समस्या का समाधान अचानक से दिमाग में आता है, तो सडन लर्निंग कहा जाता है, या फिर इसको आहा लर्निंग भी कहा जाता है। बाकी इनसाइट लर्निंग, सूझ का सिद्धांत तो बोला ही जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? कैटल के द्वारा दिया गया था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग? शिक्षण के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? अंडरस्टैंडिंग समझ, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रिएटिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे लोग इसका आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन थी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल आपका ऑसबॉर्न के द्वारा दिया गया था, और इस मॉडल का नाम ही है क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। तो पहले इसमें क्योंकि क्रिएटिविटी आती है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल में बच्चों के जितने भी आइडियाज होते हैं डाइवर्जेंट तरीके से बच्चों को सोचने पर जोर दिया जाता है, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। उस बेसिस पर इसका जाना सृजनात्मकता चाहिए,
सी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। फाइंड द ऑड वन आउट, कौन शेष से भिन्न है। थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, मतलब अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, तो ये अधिगम से संबंधित हो गया। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, समान अवयवों का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपकी वो अलग अलग अगर देखें, थ्योरी ऑफ लर्निंग लर्निंग से संबंधित है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स ये भी आपका लर्निंग से संबंधित है। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ये भी आपका लर्निंग से संबंधित है। जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। और थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन जो है वो जुड के द्वारा दी गई थी। ये सब आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हमने पढ़ा था, ये सारी थ्योरीज उसी से रिलेटेड है। और जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है ये आपकी हल के द्वारा दी गई थी। और ये किससे रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है। ये मोटिवेशन की थ्योरी है, इस वजह से आपका ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी सारी लर्निंग से रिलेटेड है। लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का नियम न्यूनतम स्तर क्या है, वही आपका ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा है, कॉग्निटिव डोमेन से, संज्ञानात्मक क्षेत्र से पूछा हुआ है। तो स्टार्टिंग के जो तीनों होते हैं वो आपके लॉट्स में आते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और जो नीचे के तीनों होते हैं वो हॉट्स में आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, एनालिसिस और आपका सिंथेसिस, ये सारी की सारी चीजें, इवेल्युएशन, क्रिएट करना, ये सब आपके हॉट्स में आएंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आएंगी। और नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ये जो स्टार्टिंग के तीनों थे ना वो सब आपके किस में है, आएंगे लोवेस्ट लेवल में आएंगे। तो सबसे ऊपर आएगा आपका ज्ञान, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A boy who can ride a cycle is going to drive a motorbike. एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो उदाहरण क्या होगा। हॉरिजॉन्टल, क्या ये सेम स्तर की बात है, क्या ये सेम लेवल की बात है। वर्टिकल ट्रांसफर, क्या ये एक लेवल से नीचे लोवेस्ट लेवल से एडवांस लेवल की बात की जा रही है। बाइलेटरल ट्रांसफर, क्या ये लेफ्ट बॉडी के पार्ट से राइट बॉडी के पार्ट की बात की जा रही है, या फिर किसी भी तरीके का ट्रांसफर नहीं है। तो ये आपका वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आएगा। क्यों, क्योंकि साइकिल लोअर लेवल की बात हो गई और मोटर बाइक एडवांस लेवल की बात हो गई। तो आपका लोअर टू एडवांस लेवल कोई चीज ट्रांसफर होती है तो वो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। लिमिट ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की सीमा। नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल, विद्यालय का असहयोग। फिजियोलॉजिकल लिमिट, शारीरिक सीमा। लिमिट ऑफ नॉलेज, तो स्कूल से क्या मतलब है। प्लेट्यू का कारण क्लास में डेवलप होता है, या तो इंटरनल कारण हो सकता है कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन की कमी है, या फिर शरीर से वो क्या नाम है ठीक नहीं है, शारीरिक सीमा की वजह से थकान है या किसी तरीके से परेशान है, तो फिर ऐसी केसेस में वो सीखना बंद कर सकता है, वहां पे पठार आ सकता है। या फिर ज्ञान, उसको लग रहा है कि मैंने जितना भी ज्ञान हासिल करना था कर लिया है, अब मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये लिमिट ऑफ नॉलेज, ये भी प्लेट्यू ऑफ लर्निंग का कारण होती है। लेकिन नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल, स्कूल का सहयोग असहयोग से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज द modification of behavior through experience and training. This statement was given by, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, गेट्स एंड अदर्स, मॉर्गन एंड गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबैच। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, गेट्स एंड अदर्स के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट मेजर्स, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है, पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का, रीडिंग एफिशिएंसी, पढ़ने की दक्षता का, इंटेलिजेंस, बुद्धि का, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है ये आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, मतलब कि ये बुद्धि का मापन करता है। हु हैज क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट, अभी आपको पीछे ही बताया कि ये जुंग के द्वारा बताया गया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। इकोनॉमिक एलिमेंट्स, आर्थिक तत्व। सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। फिजिकल एलिमेंट, शारीरिक तत्व। हेरिडिटरी एलिमेंट्स, वंशानुगत तत्व। तो इनमें से कौन सी चीज है, तो इनमें से आपका सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, सामाजिक पर्यावरण तत्व। बच्चा जिस भी वातावरण में, जिस भी पर्यावरण में रहता है, उस पर्यावरण में कैसे समाज के लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, उसकी पूरी की पूरी सोशल इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, अनियमित विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात की गई है ना, शारीरिक विकास की बात की गई है। और शारीरिक विकास आपका किससे संबंधित होगा? ग्रोथ से ही तो संबंधित होगा। ग्रोथ आपका हमेशा किससे रिलेटेड होता है? शारीरिक विकास मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। तो इस वजह से द्रुतगामी विकास का नियम या रैपिड ग्रोथ का नियम ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट के प्राइमरी लॉ में कंसीडर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, निरंतर विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कंडीशनड रिफ्लेक्स ये आपका व्यवहारवाद की थ्योरी है। व्यवहारवाद में ही तो है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। तो ये आपका जो कंडीशनिंग वाली बात होती है वो आपकी व्यवहारवाद की थ्योरी में होती है, डेवलपमेंट की थ्योरीज में नहीं होती है, विकास के सिद्धांत में नहीं होती है। तो बाकी तीनों जो है निरंतर विकास, परस्पर संबंध, सारे के सारे क्षेत्र इंटर रिलेटेड होते हैं, समान प्रतिमान, यूनिफॉर्म पैटर्न में डेवलपमेंट होता है। तो ये सब चीजें आपकी सेम से रिलेटेड है। Development results in new characteristics and new abilities. This statement is given by विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? जेसल के द्वारा, हरलॉक के द्वारा, मेरेडिथ के द्वारा या फिर डगलस और हॉलैंड के द्वारा? तो ये आपका हरलॉक के द्वारा बोला गया है। Instincts are classified in 14 types. वृत्ति को 14 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ड्रिवर के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा कि वुडवर्थ के द्वारा? तो ये जो 14 प्रकार की इंस्टिंक्ट्स बताई गई हैं, वृत्तियां बताई गई हैं कि ये सारे के सारे इंस्टिंक्ट किसी ना किसी इमोशन से रिलेटेड होते हैं। किसी पर्टिकुलर तरीके की इंस्टिंक्ट या फिर प्रवृत्ति उठती है, उसी प्रवृत्ति की वजह से इस तरीके का संवेग जो है वो महसूस होता है। ये किसने बोला था? ये मैकडूगल ने बोला था। तो ये 14 प्रकार की इंस्टिंक्ट का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है? मोटिवेशन की थ्योरी से रिलेटेड, ये भी आपका इमोशन की थ्योरी से। अटेंशन इज द concentration of consciousness upon one object rather than upon another. This statement is given by किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये किसने कहा था? डमविल ने बोला था, रॉस ने बोला था, मुन ने बोला था या मैकडूगल ने बोला था? तो ये बात जो है वो डमविल के द्वारा बोली गई थी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉ? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है वो प्राइमरी लॉज में आएगी। सी वाला नहीं आएगा। मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु अनुक्रिया का नियम सेकेंडरी में आता है। Which test is propounded by Dr. S. Jalota in Hindi for the children of 12 to 16 years? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण, पिक्चर ड्राइंग टेस्ट, चित्रांकन परीक्षण? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर एस जलोटा ने जो हिंदी में इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था वो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट था, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण था। Who propounded the two factor theory of intelligence? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, स्पेयरमैन ने किया था, वर्नन ने किया था या स्टर्न ने किया था? तो जो टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पेयरमैन के द्वारा दी गई थी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा पेयर है जो कि सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर के द्वारा दी गई है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग पावलव के द्वारा दी गई है। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलव। होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग हल के द्वारा दी गई है, ये गलत है क्योंकि हल ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी, ना कि समग्र सिद्धांत दिया था। होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग ये आपकी जो जेस्टाल्टवादी हैं उनमें कंसीडर किया जाता है क्योंकि इन्होंने होल को ज्यादा माना था इन कंपैरिजन टू सम ऑफ पार्ट्स। इन्होंने कहा था जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको
कंप्लीट फॉर्म में समझते हैं, पूर्ण रूप में, समग्र रूप में समझते हैं, ना कि उसको हम पार्ट्स के फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Whose name is associated with father of the eugenics? इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से संबद्ध है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या फिर वुडवर्ड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। मतलब कि सुजनन शास्त्र के पिता किसको बोला जाता है? गाल्टन को बोला जाता है। Who described different types of personality based on glands? ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया था? क्रशमर ने किया था, जुंग ने किया था, कैनन ने किया था, स्प्रैंगर ने किया था? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैनन के द्वारा किया गया था। इन्होंने पर्सनालिटी जो है वो किसके बेसिस पे बोली थी? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, उनके बेसिस पर इन्होंने कहा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बेसिस पर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्योंकि सेक्रेशन किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। तो इन्होंने कहा था कि हार्मोन्स के बेसिस पर किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो निर्धारित होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड होते हैं, उन ग्लैंड में जिस तरीके का हार्मोन सेक्रेट होता है वो हार्मोन डिसाइड करता है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या होगी। तो ये कैनन के द्वारा दिया गया था। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Creativity is a mental process to express the original outcomes. This statement is given by सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल एंड ब्रूस, ड्रेवेल, डेहन या फिर क्रो एंड क्रो? तो ये आपका क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया था। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट इज कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना ये वाली प्रवृत्ति किस अवस्था में आती है? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में आती है, इन्फेंसी शैशवावस्था में, अर्ली एडोलसेंस पूर्व किशोरावस्था में, मिडिल एडोलसेंस मध्य किशोरावस्था में? तो ये अर्ली एडोलसेंस में आता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गोल्डमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सोशल इंटेलिजेंस से, इमोशनल इंटेलिजेंस से, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से, कि जनरल इंटेलिजेंस? संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, कि सामान्य बुद्धि? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ये जो टर्म है वो आपका ड्रेवर के द्वारा दिया गया था। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले किसके द्वारा इस टर्म का यूज किया गया था? ड्रेवर के द्वारा यूज किया गया था। लेकिन इस टर्म को किसने फेमस किया था? तो वो गोल्डमैन ने किया था। इन्होंने 5 प्रकार की इमोशनल इंटेलिजेंस बताई थी, संवेगात्मक बुद्धि बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पिछड़े अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिदम कलन विधि के, मेंटल सेट्स मानसिक सेट के, ह्यूरिस्टिक्स अनुमानी के, फंक्शनल फिटनेस कार्यात्मक स्थिरता के? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए ह्यूरिस्टिक्स का यूज किया जाता है। इसमें आपकी 2 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप होता है बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन, किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पहले के जो एक्सपीरियंसेस हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको पहले चेक किया जाता है, और उसके बाद जितने भी हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि ये इतने पहले प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे तरीके हैं जिनसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उनमें से किसी एक का, सबका विश्लेषण करके किसी एक को चूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो उसको मीन्स एंड एनालिसिस बोलते हैं। मतलब कि साधन अंत विश्लेषण बोलते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका ह्यूरिस्टिक्स से रिलेटेड है, जो बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन और मीन्स एंड एनालिसिस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इंप्रूवमेंट। रितिका बॉटल दे दो मुझे भी।
क्वेश्चन क्या है? अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा लाए गए सुधार की मात्रा, दर और सीमा का चित्र में निरूपण देते हैं। ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था, एबिंगास ने बोला था, स्किनर ने बोला था कि एमएल बिग्गी ने बोला था? तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रॉस ने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट है, Which one is not included in Thorndike's primary laws of learning from the following? निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तो ये जो अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, ये तीनों ही प्राइमरी लॉज में आते हैं, प्राथमिक नियम में आते हैं। लेकिन जो एसोसिएटिव शिफ्टिंग है ये सेकेंडरी लॉज में आती है, जो कि टोटल 5 है। तो आपका सी वाला ऑप्शन प्राइमरी लॉज में नहीं आएगा, थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज में। कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी लेज एम्फसाइज ऑन द कंडीशनिंग ऑफ। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता है। जो कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी है वो व्यवहार पर ज्यादा फोकस करती है, या फिर थिंकिंग पर, या फिर रीजनिंग पर, या फिर मोटिवेशन पर? तो ये आपका व्यवहार पर ज्यादा, अनुकूलन पर, मतलब किस चीज पर जोर देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर ज्यादा जोर देता है। द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का दूसरा नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्योंकि ये रेनफोर्समेंट की बात करता है, पुनर्बलन की बात करता है। तो पुनर्बलन में आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आएगा। इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या होता है? नैमित्तिक मतलब क्या होता है? रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा, रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा किसी भी व्यवहार को अनुकूलित करना। तो ये आपका रिवार्ड और पनिशमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं। इसलिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है, रेनफोर्समेंट से रिलेटेड है। Which of the following is not a characteristics of a learning? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? Learning is a relatively permanent change in behavior. अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। Learning is the growth of an organism. अधिगम एक जीव की वृद्धि है। Learning is directly observed. अधिगम का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। Learning is a goal directed process. अधिगम एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। तो लर्निंग यहाँ पे पूछा है कि कौन सा लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगी। तो लर्निंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये इनकरेक्ट होगा। अधिगम का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, ये बात गलत होगा। क्यों? क्योंकि अधिगम का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता है। जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसका प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन लर्निंग का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज। कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी होती है, स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि होती है, कॉग्निटिव ऑपरेशन संज्ञानात्मक कार्यविधि होती है, सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर सुपीरियर टू एनिमल्स, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ होता है, या फिर द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन, स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा होती है। तो कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर जेस्टाल्टवादियों से संबंधित है, जेस्टाल्टिज्म से संबंधित है। और जेस्टाल्टिज्म क्या बोलता है? जेस्टाल्टिज्म कहता है कि कोई भी चीज जो है हम उसको किस तरीके से परसीव करते हैं, किसी भी चीज को परसीव कैसे करते हैं, हम उसको होल के फॉर्म में परसीव करते हैं। तो वही लिखा है कि जब परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन, कोहलर ये प्रूव करना चाहते थे कि जो हमारा परसेप्शन होता है वो विभिन्न भाग की धारणा होती है। कोई भी सर्कल है, ये अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट इस तरीके से बना हुआ है, तो हमारे इसको देख करके ऐसा परसेप्शन नहीं आएगा कि ये आधा सर्कल बना है, ये हमको बाउल की तरीके से महसूस होगा। तो हम इसको एक कंप्लीट किसी वस्तु या मटेरियल की तरीके से देख रहे हैं ना कि आधे सर्कल की तरीके से देख रहे हैं। तो यही प्रूफ करना चाहते थे कोहलर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और परसेप्शन के आपके बहुत सारे जो नियम है वो भी आपके परसेप्शन से रिलेटेड है। लॉ ऑफ जो ग्राउंड शिफ्टिंग और ये सारे के सारे जो आपको बताए थे, सिमिलैरिटी का नियम, प्रॉक्सिमिटी का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ये सब इसी से रिलेटेड है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के निर्माण से, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों के गठन से, एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध से, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं।
तो अगर कोई भी नई भाषा सीखनी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? अक्षर और शब्द के बीच संबंध को जानने से लेकर के। सबसे पहले अक्षर और शब्द इनको समझा जाता है, इनके बीच के रिलेशन को शब्द समझा जाता है और उसके बाद जाकर के किसी भी नई भाषा को सीखा जा सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइन द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी? गणित से संबंधित मतलब कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत कौन सी डिसेबिलिटी में होती है? तो ये डिसकैलकुलिया में होती है। डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड होता है? मैथमेटिक्स से संबंधित लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें गणित की कैलकुलेशन करने में मिस्टेक्स होती हैं, बच्चा कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाता है। Which type of student is are included in inclusive class? समावेशी वर्ग में किस प्रकार का छात्र शामिल है? जनरल और स्पेसिफिक, जनरल स्टूडेंट, ओनली स्पेसिफिक स्टूडेंट, मेटा लिंग्विस्टिक और गिफ्टेड। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो स्पेसिफिक कैटेगरी के हों, चाहे वो सामान्य बच्चे हों, चाहे विशिष्ट छात्र हो, चाहे कोई डिसेबिलिटी हो या फिर किसी भी तरीके का डिसऑर्डर हो, सारे के सारे बच्चों को एक साथ जब सेम क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, जनरल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, तो इसी को इंक्लूसिव क्लास कहा जाता है, समावेशी वर्ग बोला जाता है, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, अगर हर एक तरीके की, चाहे किसी भी डिसेबिलिटी का बच्चा हो, किसी भी डिसऑर्डर वाला बच्चा हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, अगर हम सफल समावेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए माता पिता की कोई भागीदारी नहीं, सेग्रीगेशन, उनको अलग अलग करके बिठाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी, क्षमता निर्माण की कमी की जाए, या फिर संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन की कमी हो। तो सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए क्या जरूरत है? अगर संवेदनशीलता होगी, हर एक बच्चे के प्रति सेंसिटिविटी रखी जाएगी, तो फिर बच्चा आसानी से क्लास में इंक्लूडेड फील करेगा और वो अच्छे से जो लर्निंग है, अपॉर्चुनिटीज है, उनका फायदा उठा पाएगा। Which of the following is not the element of emotion? निम्नलिखित में से कौन सा भावना का तत्व नहीं है? फिजियोलॉजिकल शारीरिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, बिहेवियरल स्वभाव संबंधी, सेंसरी संवेदी। तो आपकी जो इमोशन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, जेम्स लैंग थ्योरी, अराउजल थ्योरी और आपका जितने भी आपके इमोशन से रिलेटेड थ्योरीज हैं, उन सबको मिलाकर के टोटल 3 एलिमेंट आपके बनते हैं संवेग से संबंधित, भावना से संबंधित, एक शारीरिक, एक संज्ञानात्मक, एक स्वभाव संबंधी। आपका ये संवेदी नहीं आता है, मतलब कि नॉट द एलिमेंट में डी आएगा। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना, बीपी चेंज होना, लो हाई होना, ये आपका शारीरिक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। कॉग्निटिव, जब हम मेंटली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये डर का भाव है, ये फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इन सब तरीके का भाव है, तो इसको मेंटली एक्सेप्ट करना, ये आपका संज्ञानात्मक एलिमेंट होता है, कॉग्निटिव एलिमेंट होता है इमोशन का। और व्यवहारिक क्या होता है? जब हम कहीं भी किसी भी इमोशन की वजह से भागने की कोशिश करते हैं तो वो आपका बिहेवियरल हुआ। जैसे कि भालू को देख के, शेर को देख करके शारीरिक रूप से भागा जाए तो ये आपका बिहेवियरल हुआ, मतलब कि व्यवहार में अगर इमोशन दिखे तो उसको बोलते हैं। तो जो इमोशन है उनके टोटल 3 तत्व होते हैं, या तो शारीरिक रूप से एक्सप्रेस किया जाता है, या तो संज्ञानात्मक रूप से एक्सप्रेस किया जाता है, या तो व्यवहारिक रूप से मतलब कि स्वभाव से एक्सप्रेस किया जाता है। संवेदी कोई भी एलिमेंट नहीं होता है इमोशन का, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कॉग्निटिव डोमेन का सीक्वेंस कौन सा सही दे रखा है? संज्ञानात्मक डोमेन का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहली चीज, ये बात आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी की दे रखी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के भी किस चीज की बात है? कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे ऊपर तो आता है नॉलेज और सबसे लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। तो नॉलेज और इवैल्यूएशन सी और डी में आपका दे रखा है। नॉलेज के बाद होता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद आता है एप्लीकेशन, मतलब सी भी आपका गलत हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले ज्ञान, फिर अवधारणा, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जो आपके ये स्टार्टिंग के 3 हैं वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आती है, और जो ये लास्ट के 3 हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आती है, जैसे कि एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आएगी। और केवल नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और अप्लाई कर पाना ये आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में होगा। Which of the following is not a quality of effective teaching? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है? डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रवादी, सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण, ऑटोक्रेटिक, एक तंत्रीय, डिजायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, वांछनीय सूचना प्रदाता।
तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑटोक्रेट। इसमें से पूछा है कि कौन सा प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है। एक तंत्रीय अगर होता है, अगर मान लीजिए टीचर सेंटर्ड केवल होता है, उसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ना किया जाए तो वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकती है। कोई भी चीज शिक्षण करानी है, सिखानी है, लर्निंग करानी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहला चीज लोकतंत्रवादी होना चाहिए, मतलब कि बच्चे और टीचर दोनों का सामंजस्य साथ में हो, दोनों की एक्टिव क्या नाम है अवेलेबिलिटी हो, सिंपैथेटिक होना चाहिए स्टूडेंट को टीचर के प्रति, टीचर को स्टूडेंट के प्रति, और जो इंफॉर्मेशन चाहिए अगर उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाए तो ये सब आपका इफेक्टिव टीचिंग की क्वालिटी होती है, ऑटोक्रेटिक नहीं होती, एक तंत्रीय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मैस्लो ने दिया है, हर्ट्जबर्ग ने दिया है, विक्टर ब्रूम ने दिया है, या फिर स्किनर ने दिया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किससे रिलेटेड है? पहली चीज क्वेश्चन ये पूछता है कि किससे संबंधित है, तो ये मोटिवेशन से संबंधित है। दूसरी चीज विक्टर ब्रूम का फॉर्मूला पूछता है मोटिवेशन का, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने प्रोडक्ट दिया था कि एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी की वजह से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करने पर अगर रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है तो और ज्यादा मोटिवेशन आता है, और अगर जो भी रिवॉर्ड मिला है वो रिवॉर्ड अगर पनिशमेंट नहीं केवल रिवॉर्ड, और अगर वो रिवॉर्ड हेल्पफुल होता है तो मोटिवेशन और ज्यादा डेवलप होता है। तो ये मोटिवेशन की थ्योरी है जो विक्टर ब्रूम ने दी थी। इन्होंने प्रोडक्ट दिया था तीन चीज का कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस, जब इन तीन चीजों का प्रोडक्ट होता है तब मोटिवेशन डेवलप होता है, मोटिवेशन और ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इनमें से कोई भी चीज अगर जीरो होती है, मतलब कि मान लीजिए रिवॉर्ड अगर नहीं मिल रहा है तो भी मोटिवेशन जीरो होगा, अगर जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो किसी मूल्य का नहीं होगा तब भी मोटिवेशन जीरो होगा, और अगर एक्सपेक्टेंसी ही नहीं होगी तो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करने की भी कोशिश नहीं की जाएगी तो वो भी आपका मोटिवेशन जीरो ही कर देगा। तो इन्होंने कहा था इनमें से कोई भी एक चीज अगर जीरो हो जाती है तो पूरा का पूरा मोटिवेशन भी जीरो हो जाता है। तो ये विक्टर ब्रूम की मोटिवेशन की थ्योरी है। और हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। टू फैक्टर थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था? मोटिवेशन, मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर, ये दोनों फैक्टर्स की बात हर्ट्जबर्ग ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी में किया था। ये भी मोटिवेशन से ही रिलेटेड है। टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद, अग्रिम आयोजक मॉडल किस परिवार से संबंधित है? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क से, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रक्रम से, पर्सनल व्यक्तिगत से, बिहेवियर मॉडिफिकेशन व्यवहार में संशोधन से। तो जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है वो आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से संबंधित है, सूचना प्रक्रम से संबंधित है। विच इज यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स, कौशल के परिवर्तन में कौन सा उपयोगी है? अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स की बात की जा रही है। अगर मास्टरी की बात की जाती, मास्टरी ऑफ स्किल की बात की जाती तो ब्रांच्ड प्रोग्राम होता, पर यहाँ पे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स की बात की गई है इस वजह से लीनियर प्रोग्राम होगा। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, कहीं पर ब्रांचिंग प्रोग्राम बताया गया, कहीं लीनियर प्रोग्राम बताया गया है, पर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका नॉर्मन कोवर्ड से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका स्किनर से पूछा जाता है, और स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग दी थी और उसी प्रोग्राम्ड लर्निंग में ही लीनियर प्रोग्राम आता है। ब्रांचिंग प्रोग्राम आपका नॉर्मन की थ्योरी से आता है, नॉर्मन कवर्ड की थ्योरी से आता है। और दूसरी चीज, अगर मास्टरी ऑफ स्किल्स की बात होती है तब ऐसे केस में ब्रांचिंग प्रोग्राम आपका कंसीडर किया जाता है। विच इज नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सीन टू अनसीन, दृश्य से अदृश्य की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इनमें से पूछा है कौन सा नहीं है, शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो डिडक्शन टू इंडक्शन, निगमन से आगमन, ये शिक्षण का सूत्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल्स देते हैं और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से बच्चा खुद जो सिद्धांत होता है, जो रूल होता है, उसको सीख जाता है। और डिडक्शन टू इंडक्शन का मतलब क्या है कि हम पहले ही बच्चों को रूल बता दें और उसके बाद बच्चे को उस चीज का उदाहरण दिया जाए या फिर उसको अप्लाई करने के लिए कहा जाए।
तो बच्चा इस तरीके से नहीं सीखता है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्र में डिडक्शन टू इंडक्शन नहीं आता है, निगमन से आगमन नहीं आता है, आगमन से निगमन आता है। बाकी इनडेफिनिट से डेफिनिट, सीन टू अनसीन, दृश्य से अदृश्य, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे आएंगे। सीन टू अनसीन का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त, ये आपका सीन टू अनसीन है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला चरण क्या है? टीचिंग, प्लानिंग या फिर फीडबैक या इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के बाद टीचिंग की जाती है, टीचिंग के बाद फीडबैक दिया जाता है, फिर फीडबैक के बेसिस पर रीप्लान किया जाता है, रीप्लान की गई चीज को रीटीच किया जाता है और रीटीच को वापस से फीडबैक लिया जाता है, तो रीफीडबैक। Which of the following is included in the teaching of understanding level? निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो समझ स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो एप्लीकेशन, कंपैरिजन, अब्स्ट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन। अनुप्रयोग, तुलना, अमूर्तता, अन्वेषण। तो ये जो एप्लीकेशन, कंपैरिजन, अब्स्ट्रैक्शन, ये तीनों है, ये तीनों रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं। तीन लेवल है ना, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में एप्लीकेशन, कंपैरिजन, अब्स्ट्रैक्शन आता है और जो एक्सप्लोरेशन है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है, जो कि मॉरिसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, शैक्षिक सुधारों के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव है। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, समूह और ब्लॉक संसाधन केंद्रों की अधिक भागीदारी, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्स पर्सन, स्थानीय संसाधन व्यक्ति की उपलब्धता, रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द यूज ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के उपयोग के लिए संसाधन और संदर्भ सामग्री। तो ये तीनों ही चीजें हैं जो कि एजुकेशनल सुधार के लिए, शैक्षिक सुधार के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण में संभव है। A student is reading, someone called him by name. एक बच्चा था, एक छात्र है जो कि पढ़ रहा है, किसी ने उसे उसके नाम से बुलाया। तो इनमें से किस संवेदना के द्वारा वो अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो जब पढ़ रहा है, किसी ने उसको नाम से बुलाया, मतलब उसने सुना ना, सुन करके वो रिस्पॉन्स दे रहा है ना, तो ये ऑडिटरी सेंसेशन मतलब कि ध्वनि संवेदना में आएगा। What is the age of pre-operational stage in Piaget theory? पियाजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? तो सबसे पहले सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होती है जो कि शैशवावस्था से संबंधित होती है। उसके बाद है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि अर्ली चाइल्डहुड से संबंधित होती है, और अर्ली चाइल्डहुड 2 to 7 years होता है, मतलब कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is not the characteristics of the intellectual development of later childhood? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, विज्ञान कथा में उच्च रुचि, इंक्रीज्ड लॉजिकल पावर, तार्किक शक्ति में वृद्धि, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर, आजीविका की संचालन योजना, एंड ऑफ इमेजिनरी फियर्स, काल्पनिक आशंकाओं का अंत। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेटर चाइल्डहुड का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब आजीविका की संचालन की योजना, ये आपका नहीं आएगा। बाकी इंटरेस्ट, ये भी इंटेलेक्ट से ही संबंधित है, लॉजिकल पावर इंटेलेक्ट से संबंधित है, इमेजिनेशन कर पाना मतलब जो भी इमेजिनेटिव डर होते हैं उनका खत्म हो जाना, तो ये इंटेलेक्चुअली सोचना कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता है, ये सब इमेजिनेशन है, तो ये भी आपका इंटेलेक्ट से संबंधित होता है। केवल आजीविका का संचालन ये नहीं आएगा। Which of the following psychologist is associated with language development? निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से जुड़े हैं? बिनी, चॉमस्की, पावलोव की, मैस्लो। तो जो चॉमस्की हैं आपके, नॉम चॉमस्की हैं, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल्ड, थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्ध किया जिसका शीर्षक था, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम था ट्रायल एंड एरर लर्निंग, परीक्षण और त्रुटि अधिगम। Young age is associated with which age group and delayed development is associated with which group? टोली अवस्था की आयु किस वर्ग से संबंधित है और विलंबित विकास किससे संबंधित है? तो जो टोली गैंग एज है ये 8 से 10 वर्ष से संबंधित है, और डिलेड डेवलपमेंट विलंबित विकास ये सोशलाइजेशन मतलब कि किससे संबंधित है? सामाजिकरण से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है?
सेंसरी मोटर स्टेज सांवेदिक पेशीय चरण पहला है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक चरण तीसरा है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक चरण चौथा है। तो यहाँ पे तीसरा पूछा हुआ है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not included in the psychological factors that contribute to learning from the following। निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? मोटिवेशन, इंटरेस्ट, लर्निंग डिजायर या फिर नेचर ऑफ कंटेंट। तो नेचर ऑफ कंटेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। साइकोलॉजिकल फैक्टर पूछा है ना, कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक कारक मन से संबंधित मोटिवेशन, मन से संबंधित इंटरेस्ट, डिजायर मन से संबंधित। तो नेचर ऑफ कंटेंट ये फिजिकल फैक्टर है ना कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी वाला नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? प्राइमरी गोल प्राथमिक लक्ष्य, इंस्टिंक्ट स्वाभाविक, एल्ट्रुइज्म परोपकारिता, अग्रेशन नीड आक्रामकता की जरूरत। तो सोशल वैल्यू सामाजिक मूल्य में आएगा सी, एल्ट्रुइज्म मतलब की परोपकारिता, ये आपका सोशल वैल्यू में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्याग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। इग्नोर द चाइल्ड, बच्चे को नजरअंदाज करना चाहिए। पनिश द चाइल्ड, बच्चे को दंड देना चाहिए। प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं? तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट छात्रों के मानसिक विकास से संबंधित होती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैक्षिक संस्थानों के विकास से संबंधित होती है, या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट छात्रों के व्यावसायिक विकास से संबंधित होती है। तो ये क्या होगा? बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट से संबंधित होती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, एक क्या नाम है को करिकुलर एक्टिविटीज, एक को करिकुलर एक्टिविटीज। तो विषयों से संबंधित करिकुलर एक्टिविटीज और बाकी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे के सारे डेवलपमेंट होने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो बच्चे के वो ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Whom of the following has not propounded the learning theory? निम्नलिखित में से किसने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो थॉर्नडाइक ने भी दिया हुआ है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब लॉज ऑफ लर्निंग। स्किनर ने भी दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कोलर ने भी दिया है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ब्लूम ने नहीं दिया है, ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी है, अलग अलग विकास के क्षेत्र के बारे में बताया हुआ है। मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज, शिक्षा में अवरोधन से क्या तात्पर्य है? रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो यही आपका स्टैग्नेशन होता है, जब कोई भी बच्चा बार बार फेल होकर के बार बार सेम क्लास में रिपीट करता है, रुका रह जाता है, तो इसी को बोलते हैं रिटेंशन, मतलब रुके रहना, स्टैग्नेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन प्रस्तुति कौशल। तो यहाँ पे क्या है? प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करना। तो जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पहले प्रस्तुत करते हैं, तो प्रस्तुत करते टाइम ही बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है, ये स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में आता है, प्रस्तुति कौशल में आता है। Which of the following theory is also known as theory of reinforcement? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं?
तो पुनर्बलन का सिद्धांत ये वही स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहा जाता है। Which of the following stages is not the part of Bruner's cognitive development theory? तो ब्रूनर ने जो स्टेजेस दी थी वो एक इनएक्टिव स्टेज दी थी, मतलब कि डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के द्वारा सीखना, बच्चों को सामने ही किसी चीज का अनुभव हो और उस अनुभव के बेसिस पर फिजिकल एक्शंस के थ्रू बच्चा सीखता है, तो ये इनएक्टिव स्टेज होता है। नेक्स्ट होता है आइकॉनिक स्टेज, जिसमें कि बच्चा इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू सीखता है। लर्निंग बच्चे की होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन वगैरह के थ्रू। फिर होता है सिंबॉलिक स्टेज, जिसमें कि बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखता है। सिंबल्स मतलब जैसे भाषा वगैरह, लैंग्वेज के थ्रू सीखता है। और अमूर्त चीजों के भी सिंबल्स मतलब क्या, ब्रूनर के हिसाब से सिंबल का मतलब अमूर्त चीजों के आधार पर चीजों को सीखना। सिंबल्स देखिए, उन सिंबल्स की जो अमूर्तता है उनको भी समझ जाना, वो सिंबॉलिक स्टेज है, वो संकेतात्मक चरण है। तो संक्रियात्मक चरण, प्रतिबिंबात्मक चरण और संकेतात्मक चरण, ये तीनों ही ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का हिस्सा है। इंट्यूटिव स्टेज नहीं आएगी। इंट्यूटिव स्टेज जो है वो जीन पियाजे की प्री ऑपरेशनल थ्योरी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Morrison has described 5 steps in his teaching model at understanding level, which are, मॉरिसन ने अपने शिक्षण प्रतिमान में 5 चरणों को बोध के स्तर पर वर्णित किया है, जो कि सबसे पहले तो आपका आता है एक्सप्लोरेशन, दूसरा आता है प्रेजेंटेशन, सबसे पहले अन्वेषण, फिर आता है प्रस्तुतिकरण, इसके बाद आता है एक्सप्लोरेशन और प्रेजेंटेशन के बाद एसिमिलेशन, मतलब कि फोर्थ, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट में आता है रेसिटेशन, मतलब कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले अन्वेषण, फिर प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद आता है क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है आत्मसातकरण और आत्मसातकरण के बाद आता है अनुवाचन। सबसे पहले एक मिनट, लास्ट में तो रेसिटेशन होगा, तो फिफ्थ वाले इसमें कई सारे हैं। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होगा, ठीक है, एक्सप्लोरेशन के बाद प्रेजेंटेशन होगा, ये भी ठीक है। एक्सप्लोरेशन के बाद प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन के बाद आता है आपका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद व्यवस्थित किया जाता है, आत्मसातकरण करने के बाद उसको व्यवस्थित किया जाता है, मतलब कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले अन्वेषण किया जाता है, मतलब बच्चे के पूर्व अनुभव से जोड़ करके देखा जाता है, फिर बच्चे के सामने जो भी टॉपिक है उसको प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट करने के बाद बच्चे अपने प्रीवियस नॉलेज में उसको आत्मसात करते हैं, फिर अपने पूरे स्कीमा में उसको व्यवस्थित करते हैं और लास्ट में उसका अनुवाचन करते हैं, रेसिटेशन करते हैं, मतलब कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन, तो जो वैल्यूइंग है, अनुमूल्यन है, ये आपका अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। ये आपका वही ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो तीनों आता है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, तो ये अफेक्टिव डोमेन से जो वैल्यूइंग है, वैल्यू करना है, मूल्य है, वो संबंधित है। इसमें रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सारी की सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन में आती है, मतलब भावनात्मक क्षेत्र में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग, तो जो लॉन्गिट्यूडनल है, लंबवत है, ये आपका अधिगम के वक्र में नहीं आता है। कॉन्वेक्स भी आएगा, कॉम्बिनेशन भी आएगा, इसको मिक्स्ड भी बोलते हैं, और कॉनकेव, नतोदर भी आएगा। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, हु सेड इट, किसके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, वुडवर्थ या फिर स्किनर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात किसने बोली थी, गिलफोर्ड ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड टीचिंग मॉडल्स दे रखे हैं, मैच करना है कि कौन कौन से टीचिंग मॉडल से रिलेटेड है। सबसे पहले ब्रूनर, ब्रूनर ने कॉन्सेप्ट अटेनिंग टीचिंग मॉडल दे रखा था, संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दे रखा था। फिर बात करते हैं ऑसुबेल की, ऑसुबेल ने दे रखा था एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। फिर ग्लासर की, इन्होंने दे रखा था बेसिक टीचिंग मॉडल। फिर गॉर्डन की, गॉर्डन ने दिया हुआ था साइनेप्टिक्स टीचिंग मॉडल, मतलब कि 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट वन।
और जो ये लास्ट वाला है इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, ये आपका क्या नाम है, इसमें दे नहीं रखा है, ये सुचमैन के द्वारा दिया हुआ है, सुचमैन के द्वारा दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, समस्या को, उसके बाद बाकी के सारे स्टेप्स किए जाते हैं। जो समस्या होती है उसको पहचानना, पहचानने के बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की, परिकल्पना का निर्माण किया कि कौन कौन सी चीजों के माध्यम से समस्या का समाधान किया जा सकता है, फिर उसके बेसिस पर डेटा कलेक्ट किया और सबसे लास्ट में हाइपोथेसिस को टेस्ट करके और सबसे लास्ट स्टेप में उसको वेरीफाई किया जाता है, जो हाइपोथेसिस हमने अप्लाई की हुई है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। नेक्स्ट, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, बच्चों का सीखना सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन, बच्चे को निष्क्रिय नहीं रखा जाता है, गलत। डेवलपमेंट ऑफ, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से पूछा हुआ है कि बच्चे का संज्ञानात्मक, बच्चे का भावात्मक, बच्चे का मनोक्रियात्मक, जब इन 3 क्षेत्रों का विकास किया जाएगा तब बच्चों का जो सीखना है, बच्चों का जो अधिगम है वो प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which step is prominent in the syntax of teaching model of memory level and understanding level, स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है? प्लानिंग, योजना, एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेजेंट करना। दोनों ही स्तर में किस तरीके से चीजों को बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। 5-5 स्टेप्स ये दोनों में होते हैं, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग दोनों में होते हैं। अगर कॉमन पूछा होता तो कॉमन एक्सप्लोरेशन होता, कॉमन पूछा होता तो कॉमन एक्सप्लोरेशन होता, अन्वेषण होता। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, जब क्या नाम है, प्रीनेटल स्टेज होती है, गर्भ में बच्चा रहता है, वहीं से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से, प्रीनेटल स्टेज से। कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? आरपी पावलव है, बीएफ स्किनर है, एल थॉर्नडाइक है, या आरएम गैगने है? तो ये आपका गैगने, इनके द्वारा कंडीशंस ऑफ लर्निंग ये जो बुक थी वो लिखी गई थी। इन्होंने टोटल 8 प्रकार की लर्निंग बताई थी, 8 प्रकार की लर्निंग बताई थी। सबसे पहले अगर लोवेस्ट लर्निंग पूछी जाए तो लोवेस्ट लर्निंग में सिग्नल लर्निंग आएगा, और अगर हाईएस्ट लर्निंग पूछी जाएगी तो हाईएस्ट लर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। बाकी सिग्नल के बाद आपका एसआर, फिर आपका ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद वर्बल एसोसिएशन, फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल प्रिंसिपल लर्निंग, ये आपके लाइन वाइज आते जाएंगे, सबसे लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा। ये 8 प्रकार के जो लर्निंग है वो आपके गैगने के द्वारा दिए गए थे। अगर इन सब की थ्योरी देखनी है तो इसी के पहले पूरी की पूरी थ्योरी, जितनी भी आपकी यूपी टेट में सीडीपी की थ्योरी है उसका एक मैराथन क्लास है, 1.5 घंटे का है लगभग, उसमें सारी थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, जिनको देखना होगा उसको देख लीजिएगा। Adolescence is the period of great stress, strain, storm, strike is the statement of, तो adolescence के बारे में सबसे ज्यादा बात किसने की थी? ये आपके स्टैनली हॉल ने की थी। इन्होंने ये कहा था कि जो किशोरावस्था है वो बहुत संघर्ष की, बहुत तनाव की, क्रोध और विरोध की अवस्था होती है। इन्होंने जो पूरी बुक है वो एडोलेसेंस के ऊपर लिखी हुई है, इनकी बुक का नाम ही है एडोलेसेंस। टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 36 मिनट लगते हैं। 5-10 मिनट का टॉपिक होता है, 5-10 बच्चे होते हैं, उनके सामने किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट किया जाता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करके। नेक्स्ट वन, plateaus of learning are a characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made. Who said this? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ये किसने बोला था? ये रॉस ने बोला था। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बुक से हैं और ये टॉपिक्स दे रखे हैं कि एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बात की थी, पुनर्बलन की अनुसूची के बारे में किसने बात की थी, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस के बारे में किसने बात की थी, और एडाप्टेशन के बारे में, अनुकूलन के बारे में किसने बात की थी? तो एनिमल इंटेलिजेंस की बात की थी थॉर्नडाइक ने। उसके बाद शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट के बारे में बात की थी स्किनर ने। पुनर्बलन की अनुसूची में वही फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, ये जो आपके बताए थे 4 प्रकार के रेनफोर्समेंट और स्केड्यूल्स, उन्हीं की बात की जा रही है।
स्किनर ने दिया था। जो जेस्टाल्टवादी हैं, इन्होंने कई सारे रूल्स थे, कम से कम 5-6 रूल हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी और ग्राउंड फिगर, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, ये सारे के सारे रूल्स जो हैं, लॉज जो हैं, वो जेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिए गए हैं, जिन्हें परसेप्शन के भी नियम कहे जाते हैं। और एडॉप्टेशन जो है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है। मतलब 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कि आपके ये सारे के सारे हो जाएंगे। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक, रेनफोर्समेंट स्किनर, प्रेग्नेंस जेस्टाल्ट, और आपका एडॉप्टेशन जो है वो पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। वुम्ब टू टूम्ब चलती रहती है, निरंतर सिद्धांत है कि जो विकास है, जो लर्निंग है, वो पूरे जन्म भर चलती है। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 22nd अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट या फिर 52th अमेंडमेंट? तो ये आपका सी हो जाएगा। 46वां संशोधन था, 86th अमेंडमेंट था, उसमें संशोधन किया गया था कि शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार होगा हर एक बच्चे का। इंस्टिंक्ट थ्योरी ये दी गई थी मैकडूगल के द्वारा। इन्होंने कहा था सारे के सारे जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो किसी ना किसी इमोशन से रिलेटेड होती हैं। Which of the following stages of development is called a unique stage of emotional development? अच्छा, यहाँ पे पूछा है स्टेजेस कौन सी उसको कहा जाता है। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था? तो ये चाइल्डहुड को बोला गया था। यूनिक पीरियड, यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल चाइल्डहुड को कहा जाएगा। और अगर स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की बात की जाएगी तो स्टॉर्म और स्ट्रेस का पीरियड एडोलेसेंस को कहा गया था, जो कि स्टैनली हॉल ने बोला था। और अगर संवेगात्मक विकास के अनोखा काल यूनिक पीरियड की बात की जाएगी तो वो कोल और ब्रूस ने बोला है चाइल्डहुड को, बाल्यावस्था को बोला है। नेक्स्ट वन, मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये तो गार्डनर के द्वारा दिया गया था। डिसलेक्सिया किस चीज की कठिनाई से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। वर्ड्स जैसे बी लिखा है उसको बच्चे डी रीड करते हैं, डब्ल्यू लिखा है तो बच्चे उसको एम रीड करते हैं, या लिखने में भी, राइटिंग में भी स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे, बी को डी लिखेंगे, डब्ल्यू को एम लिखेंगे, तो ये एक तरीके की अक्षमता होती है जिसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। Which of the following is not the role of teacher in inclusive classroom? निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड। अधिगम निःशक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन। इसका मतलब भी होता है, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही होता है कि चाहे जिस तरीके की डिफरेंस वाला बच्चा हो, हर तरीके के डिफरेंस को इम्पैथी के साथ और सेंसिटिविटी के साथ डील किया जाएगा। पर किसी बच्चे पर ध्यान न देना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चे पर ध्यान न देना, ये आपका इंक्लूसिव क्लासरूम के टीचर की भूमिका में नहीं आएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। तो सीधी सी चीज है कि क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का पता चलता है और उनकी जिज्ञासा का समाधान होता है, जिससे कि उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग और ज्यादा बढ़ती है और उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, रचनात्मकता विकसित होती है। इसलिए प्रश्न पूछने को एनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो बात यहाँ पे किसकी की गई है? ग्रोथ की गई है ना। और ग्रोथ किससे रिलेटेड होता है? फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, शारीरिक विकास से संबंधित होता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से संबंधित। ये था हमारा आज का सेशन। जितने भी आपके मैराथन थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सीडीपी वैसे ऑलमोस्ट आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पर जिनको ये देखना होगा वो पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिन जिन तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से आ सकते थे, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। बाकी कल बहुत सारे बच्चों का पेपर है,
तो अच्छे से पेपर दीजिएगा और आप लोग के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं कि क्वेश्चन जो पहले के क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे गए हैं, पहले का जो पैटर्न रहा है वैसे ही क्वेश्चन आप लोग में भी पूछे गए हैं, जिससे कि बाकी के जो 3-4 को जिनका पेपर है उनको थोड़ा सा आइडिया मिल सके, थोड़ा सा उनका रिवीजन हो सके कि पैटर्न चेंज हुआ है या फिर पैटर्न सेम आया है। तो आप लोग के जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाकी जिनको टेलीग्राम पर शेयर करना होगा वहां पर बता दीजिएगा, जिससे कि बाकी बच्चों को एक रिव्यू दिया जा सके किस तरीके का पेपर आप लोग का बन करके आ रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बढ़िया से पेपर दीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। बाय बाय एंड टेक केयर।